प्यारे साथियों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले लिया हूँ, जिसके कारण मेरा कुछ दिन से तबीयत भी ख़राब है। ठीक है, कुछ अगर आवाज़ फॉल्ट लगे या कुछ लगे तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं। जुलाई 2019 में पूछा गया था सीटेट पेपर 2 का सामाजिक अध्ययन। ठीक है, जो कि 31 नंबर से 90 नंबर के बीच है। ठीक है, अगर आप आवाज़ में कुछ फॉल्ट लगे, कुछ भी लगे, तो आप निसंकोच कमेंट कर दीजिएगा जो क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर प्रश्न से। देखिए क्या कहता है प्रश्न, हम देखना चाहते हैं। एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, एथियन लोकतंत्र के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एथियन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो सही होगा, लेकिन यहाँ नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ ही किसी मामले के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये सही हुआ, लेकिन इसके अनुसार क्या हुआ, गलत हुआ। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। कौन कौन कट गया मेरे प्यारे साथियों? ये और ये। ठीक है, और कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, तो ये भी सही हुआ, तो लेकिन इसके अनुसार ये तीनों क्या हुआ, कट गया। तो बच्चा कौन, ये, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास थे, ये जिक्र नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थोड़ा मैं बड़ा इसको कर देता हूँ जिससे आपको दिखने में क्लियर स्पष्ट हो। देखिए, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? मेरे प्यारे साथियों, ये इससे पहले हम समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, एक विशाल सेना की सहायता से उसने क्या किया था, दक्षिण भारत के सभी राज्यों को हरा दिया था, परंतु उसने इनकी पाटलिपुत्र से दूरी के कारण अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। ठीक है, वो इनसे केवल कर लेता था, मतलब टैक्स लेता था। ठीक है, किन से? पाटलिपुत्र से। यहाँ तक क्लियर हो गया। उनकी संपूर्ण जो थी दक्षिणापथ का संक्षेपीकरण किया जाए तो इनमें महाकौशल के राजा महेंद्र, ठीक है, और दूसरा था महाकांत्र के राजा व्यागराज, ठीक है, कौशल, ये सब जो थे इसके साथ थे। ठीक है, यहाँ तक इतना क्लियर समझ हो गया। अब हम चलते हैं, ये क्या पूछा, इसका क्या आंसर होगा वो देखते हैं। इन्होंने हार स्वीकार की, वो इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। कुछ तबीयत खराब हो गया है, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है, आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 33 नंबर प्रश्न में क्या है देखते हैं। ठीक है, ये मिलान करने वाला चित्र है। ठीक है, देखिए एक सेकंड, यहाँ तो कैसे थोड़ा दिक्कत होगा मिलाने में, लेकिन फिर भी मिलाने का कला की वो तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक होती है, इसका होगा तैल चित्रकला। ठीक है, आगे हाँ चित्रकला बी में देखिए, बी में चित्रकला जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है, ये होगा नए नाभिराम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दबाव दर्शाती चित्रकला। ठीक है, तीसरा में क्या होगा, रूप चित्रण। ठीक है, चौथा जो बच गया है ये इतिहास चित्रकला। ठीक है, तो देखिए 1 का 4 किसमें है, पहला में है। ठीक है, इसके अलावा पहला ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ था सूरत, मद्रास और कलकत्ता से। कहाँ से हुआ था? सूरत, मद्रास और कलकत्ता से। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी जो था 1640 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित हुआ। ठीक है, और बम्बई प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? 1687 में सूरत से बॉम्बे हस्तांतरित हो गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी कब हुआ था? ये 1690 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, लगातार आप लोग बने रहिए। ठीक है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए क्या होगा, हाँ, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियां में दिखाई गई है। मेरे प्यारे साथियों, जो कि ये गलत होगा,
महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्ट में विश्वास समाहित हुआ। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ये सही होगा। तो क्या होगा? ए गलत और बी सही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा ये बड़ा है तो इसको हम छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, उससे क्या होगा समझ में आ जाएगा। देखिए 36 नंबर क्या कहता है, माहलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही में इसकी उत्तर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए इससे पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जब आंसर देने की बारी आएगी तब इसमें हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए माहलवारी के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू व्यवस्था को क्या कहा जाता है? माहलवारी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, या महल गांवों में को एक महल माना जाता था। इसमें राजस्व जमा करने का काम मुकद्दम प्रधान किसी बड़े रैयत को दिया जाता था। ऐसी मतलब समझिए जो जमींदार था उसको दिया जाता था। ये सरकार को राजस्व एकत्रित कर संपूर्ण भूमि का कर देते थे। ठीक है, यहाँ तक माहलवारी समझ गया। अब रैयतवारी की समझ में, तो देखिए रैयतवारी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। कितना ईस्वी में? 1792 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ याद रखिएगा क्षेत्र रैयतवारी। ठीक है, आगे चलते हैं। थॉमस मुनरो 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर रहा था। रैयतवारी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद कैप्टन मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था। कितना ईस्वी में? 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। और बिल्कुल हमको लगता है दोनों सही होगा। ठीक है, ये और ये क्या होगा? सही। ठीक है, यहाँ तक एक सेकंड फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ, ए और बी क्या होगा? दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन शुरू आता है ना तो थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा। देखिए सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। ठीक है, देखिए दरगाह एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान होता था। पुण्य स्थान मतलब मंदिर होता था, जिसे अक्सर किसी प्रतिष्ठित सूफी संत या सूफी संत का कब्र बनाया जाता था, दरवेज की कब्र बनाया जाता था। स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं और इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। ठीक है, किसी दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठके और विश्राम गृह बने होते हैं जिन्हें खानका कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 38 नंबर। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया मेरे प्यारे साथियों। ये होगा रामानुजन द्वारा। ठीक है, हाँ, अब हम कुछ जानते हैं। ये क्या थे? एक दार्शनिक थे। इसके अनुसार क्या हुआ? जगत और जीवात्मा दोनों कार्यरत ब्रह्मा से भिन्न है। ठीक है, फिर भी वे ब्रह्मा से ही उद्भूत है और ब्रह्मा से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न पर। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। ये होगा, देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह एक फौजदारी की अदालत है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता चलाता था। हाँ, ये सही होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ए गलत और बी सही। ठीक है, देखिए आंसर देने से पहले इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। देखिए सदर दीवानी अदालत की स्थापना 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में की थी। इसका कार्य नीचे की सभी दीवानी अदालतों द्वारा किए गए मुकदमों के निर्णय की अपील पर विचार करना था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए एग्जाम से पहले पूरा सेट करवा देंगे। ठीक है, देखिए गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है? देखिए उत्तर देने से पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसा है जिसके थ्योरी पढ़ने से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए गैरीसन नगर में किलेबंदी आबादी और सैनिकों रहा करते थे। ठीक है, किलेबंद आबादी और सैनिक रहा करते थे। इनमें प्रमुख है आंवला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। ठीक है, तो 60 के 40 का कितने आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? किलेबंद बसाब जहां सैनिक रहते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? चेक करते हैं। अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण भारत ग्रीनविच के पूर्व में इतना
डिग्री पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, देखिए बात तो दोनों सही है, ठीक है, और आर सही व्याख्या करता है एक ही, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी डिटेल हासिल करते हैं। देखिए भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैला है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए ये दोनों सही है, तो कितना 41 का कितना आंसर हुआ 3, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, देखिए चेक करते हैं ऑप्शन। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे चलते हैं। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, तो क्या होगा, तीनों सही होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 43 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए आपको कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, ठीक है, उसको आप लोग इग्नोर करके चलेगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम, आप इसको VBA लगा लीजिए, ठीक है। इससे कितना बार क्वेश्चन पूछता है, ये पूछेगा मौसम पर दुर्घटना, मौसम जो है मौसम के बारे में घटना कौन से मंडल में होता है, तो वो क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा इसी स्पर्श से लेकर जो हम लोग जो एरोप्लेन जो उड़ाते हैं कौन से मंडल में उड़ाते हैं, और उल्का पिंड जो है खसने के बाद जल कौन से मंडल में जाता है, और एक आता है जिसमें रेडियो की तरह, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे मेरे प्यारे साथियों, सबसे हम जानेंगे क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में जहां हम लोग रहते हैं, जहां हमेशा मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान उड़ा जाता है। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड से आता है वो जल के राख हो जाता है। इसमें होता है रेडियो तरंगे, क्या होता है, रेडियो तरंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद वही मंडल में होता है वो जो परत जो है छोटी छोटी हाइड्रोजन तेजन क्या है, इसमें ये सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले क्या हुआ, पहले हुआ क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बाहरी मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, ये सबसे लास्ट है। इसके बाद अभी तक काउंट नहीं किया गया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ, इसको आप VBA लगा लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। 34 नंबर, हाँ, ऋतु निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए अब इसके ऋतु के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऋतु परिवर्तन का कारण जो है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। किसके कारण होता है, परिक्रमण, ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। पृथ्वी का यही घूर्णन अक्ष इसके परिक्रमा पथ से बनने वाले समतल पर लगभग 66.5 अंश का कोण बनाता है, जिसके कारण उत्तरी या दक्षिणी गोलार्धों में से कोई एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। यही ऋतु परिवर्तन का मूल कारण है मेरे प्यारे साथियों। जिसका हम क्या होगा, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग प्लीज लाइक कमेंट करते रहिए। जहां से कहीं भी आपको क्वेश्चन में त्रुटि नजर आए तो प्लीज निसंकोच होकर आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। हाँ, यहाँ आप क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। देखिए सबसे पहले हम इसके डिटेल जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। वायुमंडल में जो है 78% क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वो नाइट्रोजन होता है। कितना, 78%, ठीक है, नोट कर लीजिए आपको कहीं, हाँ कहीं अगर कॉपी वॉपी है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जानते हैं नाइट्रोजन हो गया। अब जो है ऑक्सीजन कितना है मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ 21%, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03%, ठीक है, यही सब होता है। तो मेन चीज़ नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, ठीक है, इसको आप रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। तब हम जानते हैं प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है मेरे प्यारे साथियों, तो ऑटोमेटिक है 98%, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन नहीं इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ।
महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ चलिए देखते हैं कौन सा सही है। देखिए, ठंडी जलधाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उस कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, नहीं, गर्म धारा वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वो स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य, हाँ बिल्कुल, ये क्या है, सही है। ठीक है, तो क्या होगा, ए और सी। तो 40 क्या हुआ, 2। अब चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक्स कमेंट करते रहिए। ठीक, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। देखिए, इससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कुछ। ठीक है, हिमनद के बारे में देखिए, हिमानी की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिमोड होते हैं। क्या होते हैं, हिमोड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखिए, हिमनद बड़े बड़े हिमखंडों को कहते हैं। किसको कहते हैं, बड़े बड़े हिमखंडों को, जो अपने ही भार के कारण नीचे की ओर खिसकते रहते हैं। इन्हें हिमानी भी कहते हैं। नदी और हिमनद में इतना अंतर है कि नदी में जल ढलान की ओर बहता है और हिमनद में हिम नीचे की ओर खिसकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हिमनद बर्फ का एक विशाल संग्रह होता है। ये जो हिमनद है क्या है, बर्फ का विशाल संग्रह। ठीक है, जो निम्न भूमि की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। ये 3 तरह के होते हैं, गिरिपद हिमनद, महाद्वीपीय हिमनद तथा घाटी हिमनद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसका 47 क्या होगा, बी। अब चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पर। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषता का वर्णन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा, ये शंकुधारी वन का। ठीक है, क्या होगा, शंकुधारी वन। देखिए, ये वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। इसे टेगा के नाम से भी जाना जाते हैं। अब इसके बारे में, शंकुधारी के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, शीतोष्ण शंकुधारी वन विश्व के शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु गर्म तथा शीत ऋतु ठंडी होती है और पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे क्या होता है, वन जीवित रह पाते हैं। अधिकांश शीतोष्ण शंकुधारी वन सदाबहार होते हैं, किंतु कुछ वन शंकुधारी और चौड़ी पत्तों वाले सदाबहार या पर्णपाती वनों के मिश्रण होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। शंकुधारी वन यूएस, कनाडा, यूरोप तथा एशिया में पाए जाते हैं। अब चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ हम जानकारी हासिल कर ले। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है बेसिन की मैदानी क्षेत्रों में जनघनत्व अति अधिक है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इत्यादि। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है, सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो मैंग्रोव वनस्पतियों से आच्छादित है। खासकर ब्रह्मपुत्र के आसपास असम घाटी में कर्तन दहन कृषि की जाती है। इस नदियों के मैदानी क्षेत्र में चाप झील नदारद है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, मृत सागर के बारे में जानते हैं। देखिए, मृत सागर में सभी चीजें मृत है। इसका पानी क्या होता है, अत्यधिक खारा है, इसलिए इसे साल्ट भी कहा जाता है। अन्य समुद्री के मुकाबले इसमें नमक की मात्रा काफ़ी अधिक है और यह दुनिया की सबसे गहरे खारे पानी की झील है। इसका पानी सेहत के लिहाज से संवेदनशील है। इसके पानी में मिनरल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वही पोलेन और बाकी खनिजों की मात्रा कम है। इस समुद्र में नहीं डूबने के कारण या तैरने की बात हो तो इसका प्रमुख कारण भी समुद्र का खारा पानी ही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका क्या आंसर होगा, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, इसके भूमि उपयोग के बारे में कुछ हम डिटेल जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, भूमि का उपयोग कृषि और वन के अलावा भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं ए में, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। ठीक है, और जबकि उसके उपयोग का निर्धारण उसके स्थलाकृति के द्वारा ही निर्धारित करते हैं। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। देखिए, यहाँ जो है केवल बोल रहा है ना, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल है। देखिए, कृषि और वन के अलावा भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो गया। और भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है,
लेकिन ये तो बात नहीं है, ठीक है, उसकी स्थलाकृति के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो ये भी क्या हुआ, गलती हुआ। ए और 2 क्या हुआ, गलती हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। 52 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती है। मेरे प्यारे साथियों, ये पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, ठीक है। रक्षक मेखला क्या होता है, खेतों के किनारे पवन की दिशा में समकोण पर पंक्तियों में वृक्ष तथा झाड़ी लगाकर पवन द्वारा होने वाले अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की तरफ। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा समय, ठीक है। देखिए, मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन भूमि की गहराई की खड़ी घाट काट VS द्वारा किया जाता है। इससे भूमि के विभिन्न हीरोजन्स दिखाई देते हैं। इसका निर्धारण समय के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, प्राकृतिक में उपलब्ध सभी संसाधन क्या होते हैं, मानवीय क्रिया का परिणाम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित तथा प्रयोग करते हैं, ठीक है। वितरण के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन में विभाजित किया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर किया गया है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। वितरण के आधार पर एक सेकंड इसका तो वितरण के आधार पर तो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वैसे आप लोग इसका कमेंट करके दीजिए क्या आंसर होगा, ठीक है। 54 का ये होगा, 4 होगा, ठीक है, या ए होगा, ठीक है। चलिए हम देखना चाहते हैं आप लोगों का क्या विचार है। चलिए 55 नंबर पर आते हैं। लेकिन जो भी दीजिएगा कमेंट एकदम जेन्युइन दीजिएगा, ठीक है। अब 55 नंबर पर चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। अब विविध समाज के बारे में हम जानना कोशिश करें। देखिए, समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने होते हैं और एक बृहद समूह होते हैं, मतलब बड़ा समूह है, जिसमें क्या होता है, सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। जो मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती है, ठीक है। विविध समाज उसे कहते हैं जो समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नता और समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसका होगा जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की तरफ। टोटल 90 क्वेश्चन है और अभी 56 नंबर प्रश्न है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्धता धारण को चुनौती देता है। मेरे प्यारे साथियों, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है, ठीक है। देखिए, ये जो विकल्प दिया गया है उसमें जो है घरों से रसोई कर्म के बजाय बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन जीने एवं कमाने हेतु निर्बंध होकर स्वतंत्र हवा में सांस ले रहा है, ठीक है। ये जो है महिलाएं पहले क्या होती थी, रूढ़िवादिता क्या कहता था, महिलाएं सिर्फ घर में काम कर सकती है, बाहर में नहीं। लेकिन आजकल के समय में ऐसा नहीं है। जो पुरुष काम कर सकती है वही महिलाएं भी काम कर सकती है, ठीक है। हाँ, चलिए आजकल के वैसे भी एक ट्रेंड है बस मोबाइल चलाना, और क्या। 57 नंबर पर चलते हैं। नारी मताधिकार आंदोलनकारी की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा महिलाओं के लिए मताधिकार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मेरे प्यारे साथियों, 58 नंबर प्रश्न कहता है जातकों के लिए, ठीक है। तो ये होगा इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उसका संकलन किया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मेरे प्यारे साथियों, देखो ये इसका होगा, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न संख्यक विवरण प्रस्तुत करती थी। आगे चलते हैं। 60 नंबर क्या है देखते हैं। निम्न में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा गुरु अंगद ने, ठीक है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। 61 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं देखते हैं।
ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है, विभिन्न प्रकार के ऋण है। मेरे प्यारे साथियों, ये इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे क्या होगा, दिखाई देगा। और देखिए क्या क्या है मेरे प्यारे साथियों। कृषि श्रमिक क्या होता है, स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, बी में क्या है, बड़ा किसान। बड़ा किसान मेरे प्यारे साथियों, ये होगा कृषि संसाधन संयंत्र एवं के लिए सरकारी ऋण। उसके क्या बच गया, सी का तीसरा। ठीक है, सी का क्या बचा ना, दूसरा बच गया ना। हाँ, उर्वरक कीटनाशी बीज, मध्यम किसान। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये तीसरा का आंसर होगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की तरफ। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागरों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार होता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए ये सब क्या करते थे, दादन व्यवस्था के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ, 63 नंबर प्रश्न की तरफ। ये से ये तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचती बाजार में की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा, इसका होगा, ठीक है, ये तो कट गया, बी सही होगा। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, ये सही होगा। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है, ये भी सही होगा। और आगे क्या है, बी सी, एक छोटे शहर की खाद्य संकलन आधारित कई टमाटर खरीद, ये भी सही होगा। उसके बाद है विपणन करने वाली कंपनी भंडारण, ये भी सही है। तो बाद में सबसे बाद में क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए, 63 का ए। चलिए 64 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। देखिए होता क्या है ना, भारत में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए निर्मित न्यायालय जिला न्यायालय कहलाते हैं। ठीक है, यह न्यायालय एक जिला या कई जिलों के लोगों के लिए होते हैं जो जनसंख्या तथा मुकदमों की संख्या को देखते हुए तय करती है कि यह न्यायालय उस प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। ठीक है, जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को संबंधित उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में जितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। और क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो बी तो बिल्कुल सही है, लेकिन ए में संदेह है, ए गलत हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन यहाँ क्या होगा, बी सही होगा। तो क्या होगा, केवल बी सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, 67 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 67 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर लेता है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाला इधर है, हिंदी मीडियम, अगर आपको थोड़ा सा भी मेहनत से मतलब एक तरफ से हो रहा है जो लाइक करना चाहिए तो आप प्लीज़ बिना कहे सुने लाइक कर दीजिए। ठीक है, इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा, देखते हैं, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण सही है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, अनुभव में सुझाना। ठीक है, ए और बी क्या है, सही है। ठीक है, चलते हैं 68 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत है, इन्हें पहचाने। मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या क्या कौन कौन गलत है। वैज्ञानिक जांच के, यहाँ देखिए, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ ये तो सही है, लेकिन कुछ के अनुसार क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल
मूल आधारित शिक्षा, हाँ ये क्या है, गलत है, मतलब गलत इसके अनुसार सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, तो ये भी सही है मतलब गलत है, गलत प्लस सही है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देखने में जटिलता, ये क्या है, सही मतलब गलत है इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो क्या होगा, बी और सी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 69 नंबर प्रश्न की तरफ। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों ये होगा सापेक्ष महत्व का निर्माण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो है रोट मेमोराइजेशन है, ये क्या है ना, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसको आप जहाँ कहीं भी देखना गलत काट देना। 70 नंबर पर आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपयुक्त समझा जाता है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण करके आधारित। स्मरण दिखाई दे कटिस, तो क्या बचा, एक बचा। आगे चलते हैं 71 नंबर पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, जानकारी का स्मरण स्मरण दिखाई दे 31, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित निश्चित दिखाई दे 31, क्या बचा, ए और बी में से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की तरफ। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ क्या है, खुली किताब। ठीक है, खुली किताब से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खुली किताब क्या होता है? देखिए खुली पुस्तक परीक्षा में छात्र अपने साथ नोट्स, टेक्स्ट इत्यादि रख सकते हैं और इसमें से वह उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रणाली से छात्रों की योग्यता के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इससे उसको अस्थायी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों। तो क्या होगा, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होते हैं? मेरे प्यारे साथियों ये होगा छोटे समूह की परियोजना, सही है। आगे क्या है, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, गलत। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सही। समुचित चित्र बनाना मेरे प्यारे साथियों, हाँ ए, सी और डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 75 नंबर पर आते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? मेरे प्यारे साथियों ये होगा परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्षण करके। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं क्षमता जांच करके, एक सेकंड। देखो क्योंकि विश्लेषण के दौरान क्या होता है ना, देखिए विश्लेषण के दौरान क्या होता है, विचारों के छोटे छोटे खंडों भागों पर चिंतन करते समय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आगे चलते हैं 86 नंबर, 86 नहीं है 76 है। आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सामाजिक नीति क्या है? मेरे प्यारे साथियों देखिए आदिवासी जो है, देखते हैं उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करता है, क्योंकि आदिवासी जन जीवन सम्मानजनक परिचय, रंगीन वेशभूषा, आदिम अतीत एवं सशक्त दिखाने के बजाय उनके समृद्ध व विविधतापूर्ण लोकगीतों एवं लोक नृत्यों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के जरिए दिखाना समुचित रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? देखो आपको समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। आगे चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों ये केंद्र बिंदु जो है, यहाँ देखते हैं राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, ये सही है। मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, ये गलत है। तो क्या होगा, केवल ए। अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न पर। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय
निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा, ये तो होगा ही, एक चुनौतीपूर्ण कार्य करना चाहिए, तो विद्यार्थियों को 7 काम करना सिखाना चाहिए, समूह का विचारपूर्ण चयन करना चाहिए, डी कार्य की पूर्ति कराना, ये गलत है। तो क्या होगा? ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मेरे प्यारे साथियों, ये देखते हैं। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना सही है। विद्यार्थी बड़े होंगे और उनसे आप जानकारी ढूंढने, गलत है। समझने की अपेक्षा विस्तृत विश्लेषण, गलत है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा बनाते, क्या होगा? ए और डी। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोतों के रूप में माना नहीं जा सकता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा मुजफ्फर आलम। ठीक है, देखिए, प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनमें ऐसी मौलिक सूचनाओं का समावेशन होता है जिसे प्रथम बार प्रकाशित, सूचित अथवा लिपिबद्ध किया जाता है। प्राथमिक स्रोत में अपरिपक्व, पूर्व ज्ञात तथ्यों या मतों की नई व्याख्या, कोई नया प्रेक्षण या प्रयोग आदि शामिल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे इसमें समाचार पत्र, शोध प्रबंधन, सम्मेलन इत्यादि, इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब 82 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? यदि आपको चीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा होगा? वो हम चेक करते हैं। ठीक है, ये होगा लघु चित्रकारी। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं लघु चित्रकारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, टाइम को देखते हुए क्या करेंगे, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम को देखते हुए। विज्ञान को विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा व्यक्तिगत भावनाओं को प्रति अपील, समता के मुद्दे। तो दोनों क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 84 नंबर प्रश्न पर। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा परिकल्पना करना। ठीक है, हाइपोथेसिस। यहाँ तक क्लियर हो गया है। 85 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक, वनस्पति और वन जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? मेरे प्यारे साथियों, देखिए, शैक्षणिक विधि होगी वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। क्या होगा? वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। चलिए 86 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका होती है? मेरे प्यारे साथियों, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं 87 नंबर प्रश्न पर। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों, देखिए थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण ये सब आवाज़ आ रहा है कंठ से। रंग भेद की प्रथा प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, कॉपरेट कीजिए। प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है कथन? यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति करती है। बी है, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो क्या होगा? दोनों क्या हुआ? गलत होगा। ए और बी दोनों क्या है? गलत होगा। ठीक है, अब चलते हैं 88 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये है सरपंच और वार्ड के सदस्य। क्या होगा? ए और बी। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। क्या है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। आगे चलते हैं, आगे और आज का लास्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन कार्य में के संदर्भ में सही है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा शासन के मामले के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाती है। ठीक है, इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त हो गया। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।